Hello friends, good evening to all of you. Now I welcome to all of you आलम CSE GS क्लासेस। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आलम CSE GS क्लासेस में। आज मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी टॉपिक ढूंढी है और वो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन द व्यू ऑफ कम्पिटिटिव लेवल। यानी कंपटीशन के लेवल से देखी जाए, जितनी भी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज जो मैंने टॉपिक लाया है उस टॉपिक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जीके के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगिताएं हुई है और कंपटीशन एग्जामिनेशन हुए हैं जिसमें आरबीआई से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, किसी भी सेक्टर का एग्जाम्स हो, उसमें आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, भारतीय रिजर्व बैंक से क्वेश्चंस हमेशा ही प्रायः पूछे जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक छोटा सा वीडियो शूट करता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर और उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने जस्ट आई हैव कवर्ड लॉट्स ऑफ द थिंग्स हियर व्हिच आर वेरी बेनिफिशियल अगेन फॉर यू। यानी मैंने कोशिश किया है कि ये सारे के सारे जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है, उसको मैं कवर करूँ और कवर करके कन्वे करूँ आप सब तक ये सारे के सारे इसके बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करूँ। यानी मैंने बहुत ही छोटे में मतलब इसको कोशिश किया कवर करने के, और बहुत सारे ये इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, बहुत ही ये मतलब महत्वपूर्ण है अभी आपके इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को, क्योंकि काफ़ी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वीडियो छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा मैं धीरे धीरे कंपटीशन लेवल की बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। बहुत सारे प्रतियोगिताएं की एग्ज़ाम्स हो रही है उसके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आप लोग तो जानते हैं इंग्लिश का तो क्लास चल ही रहा है, एज वेल एज आपको साइंस का भी क्लास मिलने वाला है। मतलब हर एक टॉपिक पे मैं आप लोगों को क्लास बना के दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत क्यों हुई। क्योंकि 20वीं शताब्दी में 20th सेंचुरी पूरे वर्ल्ड में बैंकिंग के लिहाज से मनी क्राइसिस होना शुरू हो गया था। तो सारे जब वर्ल्ड में, विश्व में ये मतलब वहाँ पे और देशों ने सोचा कि एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए हर एक देश में, यानी केंद्रीय बैंक होनी चाहिए जो गवर्नमेंट की सहायता करे। तो 20वीं शताब्दी में 20th सेंचुरी था उसमें इस चीज को बनाया गया और देशों में भी सेंट्रल बैंक को स्थापित किए गए, जैसे फेडरल बैंक ऑफ यूएसए है। वैसे ही भारत में इसको 1934 में इसकी शुरुआत की गई थी। अकॉर्डेंस, सबसे पहले अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व RBI with the Reserve Act 1934, यानी accordance with the provisions of the RBI Act 1934, यानी 1934 के RBI एक्ट के अनुसार इसकी स्थापना, सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई, स्थापना नहीं की गई थी उस समय, इसकी शुरुआत की गई स्थापना के लिए। और फिर जाके एक साल के बाद इसकी स्थापना हुई कब? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। और ये किस कमीशन के सिफारिशों पे हुई? तो इसको सिफारिश करने वाला जो था वह हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिशों के आधार पर इसका फाउंडेशन हुआ, इसका स्थापना किया गया। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं, काफी आरबीआई एक्ट 1934 बैंक के कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करता है। यानी जो आरबीआई एक्ट 1934 बना वो बैंकों के कामकाज का जो कामकाज है उसका जो वैधानिक आधार है
उसको प्रदान करता है, यानी रेगुलेट करता है। फिर यहाँ पे अभी इसके बारे में अभी देखते हैं कि और वर्तमान गवर्नर, इसमें गवर्नर होते हैं, एक चीफ गवर्नर होते हैं। तो अभी जो चीफ गवर्नर हमारे हैं, जो चीफ गवर्नर है, गवर्नर ऑफ आरबीआई है, जो चीफ गवर्नर ऑफ आरबीआई है वह है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है जो 25th यानी 25वां आरबीआई के हिस्ट्री में 25वां गवर्नमेंट है। इनकी जो रैंक है वो 25th है। और आरबीआई के हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ है कि किसी गवर्नर की जो कार्यकाल है, जो टेन्यूर है, उसको काफी एक्सटेंड किया गया। आई थिंक इनका 3 बार एक्सटेंड हो चुका है टेन्यूर जो है। एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन मैंने जहां तक मुझे ये ज्ञात है, मैंने जो कलेक्ट किया उसमें 3 बार इनको एक्सटेंड दिया जा चुका है, इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा चुका। और आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास में एक पहले गवर्नर है जो इकोनॉमिस्ट नहीं है, यानी अर्थशास्त्री नहीं है। आरबीआई के गवर्नर को अर्थशास्त्री यानी अर्थशास्त्र का नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। लेकिन ये हिस्ट्री में सिंपली एम है। और ये देखिए कि इनको गवर्नर बनाया गया। ओके, एक तो चीफ गवर्नर हो गया, और इसके अलावा जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, इसके अलावा डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो इसके अलावा जो डिप्टी गवर्नर है वह है एम के जैन, एक है डिप्टी गवर्नर जो है एम के जैन है। फिर सेकंड है एम राजेश्वरी राव, डिप्टी गवर्नर है। एम राजेश्वरी राव डिप्टी गवर्नर है। और इसके बाद से टी रविशंकर डिप्टी गवर्नर है। अब आते हैं हम लोग इसके फंक्शन पे। ये फंक्शन कैसे करता है, ये कार्य कैसे करता है अपना। ये सारे बैंकों का बैंक है। ये आरबीआई जो है, ये सारे भारत में जितने भी बैंक है उन बैंकों का बैंक है। इट मीन्स दैट कि ये सारे बैंकों का मालिक है, और इसके नीचे ही जितने भी बैंक है भारत के वो काम करते हैं, और इसी के दिशा निर्देश को वो लोग फॉलो करते हैं। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश को वो लोग फॉलो करते हैं। तो ये सारे बैंकों का बैंक है आरबीआई। ये सारे बैंकों को रेगुलेट भी करता है। नेक्स्ट है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट है। ये बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट को कभी इन केस में पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो इसको पूर्ति कौन करेगा इसका, तो ये आरबीआई है जो उसकी पूर्ति करती है। अभी हाल फिलहाल में आपको 1 साल पहले कोरोना के टाइम में इसने डोनेट किया था, इसने बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट को दिए थे जब गवर्नमेंट के पास पैसे कम पड़ गए थे। फिर इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है उसको तैयार करना, यानी मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको तैयार करना। अब मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या, यानी मौद्रिक नीति होता क्या, तो मौद्रिक नीति में, मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई जो होता है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, यानी नियंत्रित करता है। रेगुलेट इट मींस दैट यह नियंत्रित करता है, मनी सप्लाई को बाजार में नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। और अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट एंड इंटरेस्ट को मार्केट में बनाए रखता है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड इंटरेस्ट को ये मार्केट में बनाए रखता है ताकि किसी प्रकार की वहां पे कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसी के वजह से जो होलसेल इंडेक्स प्राइस जो होता है, होलसेल इंडेक्स प्राइस जो होता है, और एक हो जाए कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस, एक होता है सीपीआई कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस, और एक होता है डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल इंडेक्स प्राइस। इसको भी यही रेगुलेट करता है। इसी की वजह से जो प्राइस जो है वो रेगुलेट किया जाता है और नियंत्रित किया जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं करेंसी जारी करना। इसका काम क्या है,
पैसे को जारी करना तथा उसका विनिमय एक्सचेंज करना, यानी पैसे को जारी करना, जितने भी नोट्स और करेंसी है उनको जारी करना और मार्केट में उसको विनियमित करना, यानी मार्केट तक पहुंचाना, और मार्केट में इसकी लिक्विडिटी को भी कंट्रोल करना कि लिक्विडिटी कम भी ना हो और लिक्विडिटी जो तरलता है वो अधिक ना हो। अगर अधिक हो गया तो फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा, कम हो गया तो क्राइसिस आ जाएगा। तो इस चीज का बैलेंस बनाकर रखना है इसको। फिर यहाँ पे देखते हैं केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करना है। केंद्रीय बोर्ड यानी सरकार में एक केंद्रीय बोर्ड होता है और वो समय समय पे इनको दिशा निर्देश देते रहते हैं, यानी बताते रहते हैं, और उन कार्यों को ये निष्पादन करते रहते हैं, यानी उसको ये लोग वर्कआउट करते रहते हैं। अब आइए यहाँ देखते हैं, सारे भारतीय करेंसी और नोट्स को जारी करता है। जितने भी भारत में करेंसी और नोट्स जो है उनको जारी करने का काम इसी का, केवल 1 रुपए के जो नोट या सिक्के जो होते हैं उसको छोड़ के, क्योंकि 1 रुपए के नोट और 1 रुपए का नोट और सिक्का जो होता है वो भारतीय वित्त विभाग, यानी जो भारतीय वित्त विभाग है उसके द्वारा, यानी इंडिया जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा 1 रुपए के सिक्के या नोट्स को जारी किया जाता है, यानी भारतीय वित्त विभाग द्वारा वो जारी किया जाता है। कौन? 1 रुपया का। और एक क्वेश्चन भी आता है कि 1 रुपए का नोट या सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन में दे देगा रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, फिर आपको भारतीय वित्त विभाग और एक और कोई फेडरल बैंक दे देगा, इस तरह से, और वहां आपको चुनना होगा। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 रुपए का जो नोट या सिक्का जो है वो रिजर्व बैंक, सारे सिक्के तो रिजर्व बैंक ही जारी करता है, तो इसको भी वही जारी करता है, बट वहां पे वो गलत कर बैठते हैं स्टूडेंट। ये भारतीय वित्त विभाग द्वारा, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब वित्तीय वर्ष, इसका वित्तीय वर्ष जो है फरवरी 2020 में आरबीआई ने अपने वित्तीय वर्ष जो जून जुलाई था उसको बदल के इसने मार्च और अप्रैल तक कर दिया, यानी पहले जो इसका वित्तीय वर्ष था, यानी फाइनेंशियल जो ईयर था, फाइनेंशियल ईयर जो इसका था जून जुलाई था। जून जुलाई में अपने बैलेंस को क्लोज करना और फिर ओपन करना, और फिर तो फरवरी 2020 में इसने अपने फाइनेंशियल ईयर की जो अवधि थी, जो उसका मतलब मंथली जो था जून जुलाई था, उसको चेंज करके मार्च अप्रैल तक कर दिया, क्योंकि सारे मतलब भारत में जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च में क्लोजिंग किया जाता है 31 मार्च को, और 31 मार्च को क्लोज किया जाता है और 1 अप्रैल को ओपन किया जाता है। तो इसलिए इसने भी गवर्नमेंट की जो वित्तीय स्थिति जो होती है उसकी फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं वो मार्च अप्रैल होती है, तो इसने भी अपने जून जुलाई वाला जो इसका मतलब अवधि था उसको इसने बदल कर मार्च अप्रैल तक फाइनेंशियल ईयर मार्च अप्रैल में इसने कर दिया। उद्देश्य क्या है इसका? पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है? बैंक ने जो बैंक नोट होते हैं, बैंक नोट के मुद्दों को विनियमित करना, यानी जितने भी बैंक नोट है और उसमें कोई इशू हो रहा है या किसी बैंक के साथ कोई मतलब चीजें अनहोनी हो रही है तो उस चीज को रेगुलेट करता है, यानी नियंत्रित करता है। मौद्रिक स्थिरता हासिल करने की दृष्टि से मुद्रा भंडार बनाए रखता है, यानी मौद्रिक स्थिति हासिल करने की दृष्टि से यह मुद्रा भंडार बनाए रखते, यानी अपने पास मुद्रा रखता है। यानी आगे मैं जब पढ़ाऊंगा इसके बाद से कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो उसमें आपको बताऊंगा कि मुद्रा भंडार वो कैसे करता है, यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, SLR वो लेता है और उसको नियंत्रित करता है, ताकि कभी ऐसी परिस्थिति आ गई तो उस परिस्थिति में ये क्या करे कि उन पैसों का जो भंडार है इसके पास, जो स्टोर इसने कर रखा है, डिपॉजिट कर रखा है, उन पैसों का ये यूटिलाइज करे। इसके बाद से यहाँ पे देखते हैं देश की साख और मुद्रा प्रणाली को उसके लाभ के लिए संचालित करना, यानी देश की साख और मुद्रा प्रणाली को देश के लाभ के लिए संचालित करना।
अब इसका ये बहुत ही जितना भी मैंने पॉइंट बताया ये सारे सारे बुलेट पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये सारे पॉइंट बुक से निकाले हुए और यही पॉइंट्स जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इन्हीं पॉइंट से मोस्टली जो क्वेश्चंस है इन्हीं पॉइंट से आता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सावधानी से देखिए और यहाँ मतलब पुट करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड में ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। फिर यहाँ पे कार्यालय, इसका ऑफिस, कार्यालय कहाँ। सबसे पहले जब प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1935 को जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये कोलकाता में था। ये कहाँ था, इसकी ऑफिस कोलकाता में थी। लेकिन 1937 में इसकी ऑफिस कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दी गई। 1937 से इसकी जो ऑफिस कोलकाता में थी, कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दी गई। अब राष्ट्रीयकरण इसका क्या हुआ। पहले जो था ये आम जनता से डिपॉजिट लेता था और उनको पैसा देता था, लेन देन करता था आम पब्लिक से यानी लोगों से। लेकिन जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1 अप्रैल 1949, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 1 अप्रैल 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसने आम जनता से डिपॉजिट लेना बंद कर दिया, लेन देन यानी बंद कर दिया। और एक केवल भारत के जितने भी बैंक है उनसे लेन देन करता है और जितने भी बैंक हो उनको रेगुलेट करते रहता है। और इसी के दिशा निर्देश पे सारे के सारे बैंक जो है भारतीय बैंक काम करते और इसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो ये सारे के सारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए आप लोगों को, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दैट ये सेशन जो है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इन द व्यू ऑफ द कंपटीशन एग्जामिनेशन के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस सेशन का आनंद लीजिए। और मैं आप लोग से जैसे बता रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें करते जा रहा हूँ, सारी चीज़ें जो टेक्निकल टर्म है उसमें भी कुछ बदलाव हो रहा है, उसको सीख रहा हूँ और ये सारी चीज़ मैं करते रहा हूँ। और धीरे धीरे मैं जितने भी कंपटीशन के मतलब एग्जाम्स होंगे वैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे मतलब बिहार एसएससी हो, सबके लिए। एसएससी में जो कंप्रीहेंशन होता है इंग्लिश का, उसका इंग्लिश का भी मैं क्लास लूँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से और डीपली मैं सारी चीज़ों को एक्सपाउंड करूँगा कि एसएससी में इंग्लिश का कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है उसमें। तो चलिए, आप लोग सारे के सारे लोग साथ दे रहे हैं मेरा। और मैं यहाँ पे मेरी एक यूट्यूब फैमिली बन रही है। तो जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो लोग ऐसे ही प्यार और बनाए रखेंगे अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और ये जितने भी इस ग्रुप में हैं हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ। और चलिए, इस तरह के मैं काफ़ी वीडियोस लाने वाला हूँ और रोज़ क्लासेस, रोज़ एक ना एक तो वीडियो रिकॉर्डेड या लाइव जल्दी मैं आना शुरू करूँगा और ये सारी चीज़ें मतलब शुरू करूँगा, लाइव आके भी पढ़ाना शुरू करूँगा। चलिए, यहीं पे इस क्लास को ओवर करता हूँ मैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, सत श्री अकाल, जय हिंद।